राइट फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इंडियन पॉलिटी के साथ। और सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में हम बात करना चाहेंगे जनरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है उसके जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के नाम से भी जानते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्यों कहते हैं। इसका सीधा सीधा जवाब ये है, बिकॉज ऑल अदर लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स, पॉलिसीज, दे आर डिराइव्ड इन द spirit of Constitution of India. They are derived in the spirit of Constitution of India. That's why the Constitution of India is known as the fundamental law of land. तो इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिएगा, अपनी जो नोटबुक आपके पास है उसमें इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखेंगे तो ये चीज़ काम आएगी। और ये दोस्तों वो लाइन है, इसको आप मेंस में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा हो। सो यू कैन यूज दिस लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। यही नहीं, हम इंडिया की नहीं, अगर इंडिया के अलावा कोई और कंट्री भी है तो वहां पे भी जनरली मैक्सिमम जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जितने ऑल अदर लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रूल्स हैं, लॉज है, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, एक्शंस मस्ट बी डिराइव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हैंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो दोस्तों इस लाइन को आप याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। बताइए इतना क्लियर होगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड देता हूँ, और ये जो वर्ड है ये वर्ड है ब्यूटीफुल। क्या है ये? ब्यूटीफुल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ब्यूटीफुल, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो कोई कहेगा कि सर दीपिका पादुकोण इज ब्यूटीफुल, समवन विल से सर ऐश्वर्या राय इज ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने भी पर्सन हैं, उनके जो व्यूज होंगे वो अलग अलग होंगे। कोई नेचर को ब्यूटीफुल कहेगा, कोई किसी को ब्यूटीफुल कहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है? आर्बिट्री और एम्बिगियस है। क्या है बोलो? आर्बिट्री है और क्या है? एम्बिगियस है। लेकिन दोस्तों लॉज में ऐसा नहीं होता है। जो लॉज होते हैं हमारे पास, लॉ मस्ट बी रिटन कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर। लॉ के केस में ये चीज नहीं चलेगी। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, by its very nature law must never be arbitrary and ambiguous। तो जो लॉ है दोस्तों वो ना तो आर्बिट्री होना चाहिए और ना ही वो क्या होना चाहिए? एम्बिगस होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी हम लॉ की बात करते हैं ना, लॉ में जब कभी भी लड़ाई होती है ना, वो कभी भी किलोमीटर्स में, मीटर्स पे नहीं होती है, वो इंचेस पे होती है। किस पे होती है? इंचेस पे। जब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती हैं, पॉलिटी से रिलेटेड आती हैं या फिर किसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आती हैं, तो जब कभी भी कोई भी केस आप देखोगे ना तो वो बहुत क्लोजली फाइट होता है। किसी को मान लीजिए जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही, तो बहुत क्लोजली उसमें फाइट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो लॉ है वो ना तो हमारे पास आर्बिट्री होना चाहिए और ना ही हमारे पास क्या होना चाहिए? एम्बिगस होना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई लॉ होना क्या चाहिए? तो लॉ हमारे पास क्या होना चाहिए? लॉ मस्ट बी रिटन कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर। आप इस स्टेटमेंट को भी याद रख लीजिएगा कि जो लॉ है हमारे पास वो क्या होना चाहिए? लॉ मस्ट बी रिटन, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, आप इन तीन वर्ड को यहां पे याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करना चाहते हैं लॉ की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि लॉ को आप कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये यूपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही माना जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा भी है, ब्रॉडली स्पीकिंग लॉज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज।
द फर्स्ट वन इज नेचुरल लॉ, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी लॉज, और थर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो लॉ को अगर मैं ये कहूँ कि मोटे मोटे तौर पे हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल, सेकंड इज स्टैट्यूटरी लॉ एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और ये जो सेकंड लॉ हमारे पास है, स्टैट्यूटरी लॉ, इसको जो है पार्लियामेंट भी बना सकती है। फाइन, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लेजिस्लेचर, तो वो भी क्या करती है, वो भी इनको बना सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है किसके बारे में, जनरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो जनरल फीचर्स हैं, ये बेसिक चीज़ हैं। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, तो उसमें आपको यही चीज़ें मिलेंगी। ये बेस है। पॉलिटी जब कभी भी स्टार्ट करनी हो तो पॉलिटी बिना इसके जनरल फीचर्स के स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। वी विल ऑल्सो डिस्कस जो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में आए हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज में बन सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में करवाऊंगा।